हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें ये जो हमारी ऑफिशियल एनसीईआरटी की बुक्स हैं, यहाँ से हम पूरे कोर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जो कल हमने प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें मैंने दिखाया भी है कि किस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ओके, तो इसमें ये जो आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 यह है कक्षा 8 की जो इतिहास है, यानी कि कक्षा 8 की जो हिस्ट्री है उसका ये चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले कक्षा 6 की हिस्ट्री, कक्षा 7 की हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। कक्षा 8 का ये चैप्टर नंबर 2 है, व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसमें हम टोटली लगभग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कैसे कंपनी जो है उसने अपना एक स्थापित हुई, कैसे उसने अपना साम्राज्य फैलाया, कैसे व्यापार किया। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसको अगर जो भी देखिए, क्लास तो हमारी ये बड़ी होगी क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे, लेकिन स्टेटमेंट यहीं से बनते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें मैंने दिखाया है किस तरीके से स्टेटमेंट बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, किस तरीके से होती है। चलिए ओके, देखिए मुगल, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और आप चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर मुगल बादशाह की बात की जाए तो जो औरंगजेब थे वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल स्थापित कर लिया था, यानी कि नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। ठीक है, मुगल सूबेदार यानी कि जो शासन करता है। ठीक है, उसका हमने इसको पहले समझाया भी, सूबेदार का मतलब क्या होता है, जो शासन करता है। तो सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका, क्योंकि बहुत सारी जो विभिन्न भागों से जो ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें थी वो सामने आने लग गई। इस वजह से जो हमारा दिल्ली था वो बहुत लंबे समय तक एक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। और 18वीं सदी के उत्तरार्ध की अगर बात की जाए तो उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत भी उभरने लगी थी। ठीक है, अब कहता है कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। जो अंग्रेज थे वो पहले क्या था, एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी को लेकर के कहाँ आए थे, भारत आए थे। ठीक है, लेकिन फिर हुआ क्या, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी कि यहाँ के जो इलाके हैं वहाँ पे हम कब्जा कर लें। वो बस छोटी सी व्यापारिक कंपनी लेकर के आए थे। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, शुरुआत में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हम यहाँ के जो इलाके हैं उन पर अपना कब्जा जमा लें। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें आगे देखने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे एक फोटो है जो आपके सामने है, इस फोटो के बारे में समझिए। यहाँ पे कैप्टन हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी हो रही है। ये हैं कैप्टन हडसन, इनके द्वारा जो बहादुर शाह जफर हैं, इनके जो बेटे हैं, इनकी गिरफ्तारी यहाँ पे हो रही है। इस पिक्चर में ये दिखाया गया है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। ध्यान दीजिएगा, 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जब भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने क्या किया, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो थे उन्हीं को अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। किसने, कंपनी ने। ठीक है, और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। आप देखिए, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, कैसे उसने अपना काम किया, यहाँ पे दिखाया गया है। 18वीं सदी में भारत तक आने वाले जो रास्ते हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब समझते हैं। देखिए, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंथी भी है, बोरिंग भी है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी
एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से अपना जो है इजाज़तनामा हासिल कर लिया, इनको परमिशन मिल गई, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया कि अब हम जो है पूरब से यानी कि ईस्ट से व्यापार कर सकते हैं। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपटीशन नहीं कर सकती थी। ये जो उन्होंने एलिजाबेथ से जो परमिशन लिया उसका मतलब ये था कि अब जो है इंग्लैंड की कोई और दूसरी व्यापारिक कंपनी उस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपटीशन नहीं कर सकती थी, ऐसा उन्होंने वो परमिशन उनको मिल गया। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर के नए इलाकों को खंगाल सकती थी, क्योंकि उन्हें किसी दूसरी कंपनी के आने का या उनसे कंपटीशन करने का कोई डर नहीं था। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में एक ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। अब कंपनी क्या कर सकती थी, वहां से सस्ती चीजें खरीदती, उन्हें यूरोप में ऊंचे दाम पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से कंपटीशन का कोई भय पहले ही नहीं था, उनको ऐसा एक अधिकार मिल गया था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर कंपटीशन से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। वाणिज्यिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम, एक ऐसा व्यावसायिक उद्योग जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। वाणिज्यिक का मतलब चीज़ों को सस्ते दाम पर खरीदकर महंगा करके उनको बेचना, यानी कि हाई रेट पर बेचना। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई कंपटीशन कर रहा है, प्रतिस्पर्धी ना हो, तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। ये जो दस्तावेज था दूसरी जो यूरोपीय ताकतें थी उनको पूरब के बाजारों में आने से रोक नहीं सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यहाँ पे पहले तो ये समझिए ये केप ऑफ गुड होप क्या है। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा करके हिंद महासागर पार करते, है ना। तो केप ऑफ गुड होप जो है प्यारे दोस्तों, ये अफ्रीका के दक्षिणी कोने पर एक स्थान है। केप ऑफ गुड होप जो है ये क्या है, यह अफ्रीका के दक्षिणी कोने पर एक स्थान है। और ये क्षेत्र इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जहाज़ पूरब की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में जाते हैं। ओके, और ये स्थान अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में है केप ऑफ गुड होप। इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है। तो इसका चक्कर लगा करके हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी और वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। किसने लगाया था भाई? ये पुर्तगाल के खोजी यात्री हैं वास्को द गामा। ठीक है, 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता इन्होंने लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कब तक? 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। ठीक है, ये सब सामने आ गए और अब क्या है, कैसे व्यापार होगा, कैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, समझिए। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। प्रॉब्लम तो ये है कि सभी कंपनियां ये आ गई हैं, अब ये सब एक ही तरह की चीज़ें खरीदना चाह रही हैं। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। कहाँ? यूरोप के बाज़ारों में। जो यूरोप के बाज़ार थे वो भारत के बने हुए जो बारीक सूती कपड़े और रेशम जो था भारत का, इसकी बहुत ज़बरदस्त मांग कर रहे थे। इनके अलावा जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती कंपटीशन से
भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। भाई जब आगे कीमत बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी उसकी कीमत बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। भाई अगर आप जो है अगर आप बढ़ना, मान लीजिए आप दो लोग हैं, समान है, ठीक है, वह भी आप जैसा व्यापार कर रहा है, तो उसमें से अगर एक आदमी बंद कर दे तो दूसरा बढ़िया चलेगा, है ना। तो उनका यही मतलब था कि अगर एक कंपनी अपनी दूसरी कंपनी को, अपनी जो उसकी जो कॉम्पिटिटर है उसको अगर खत्म कर दे तब वो आगे बढ़ पाएगी। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती ताकि कंपनी को नुकसान हो, माल डूब जाए, कंपनी घाटे में चली जाए, कंपनी बंद करते और यहां से भाग जाए, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, यानी कि जिसकी लाठी में दम है ना वही आगे बढ़ रहा था, ठीक है, वही हाल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने, यानी कि जो बस्तियां थी उनको किलेबंद, यानी कि चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें, किले खड़े कर दिए गए, है ना, जैसा हमने पहले ही पढ़ा था शुरुआत में। किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था, ठीक है। आइए देखें कि ये सब कैसे हो पाया। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। समझिए यहाँ से, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। ध्यान दीजिए, फैक्टर क्या है? तो फैक्टर जो है ये व्यापारी होते हैं जो उस जमाने के हैं और तब इनको फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। वेयर हाउस का मतलब आप कह सकते हैं गोदाम, ठीक है, जो गोदाम होता है जहां पे चीज़ें स्टोर की जाती हैं, रखी जाती हैं, वही वेयर हाउस था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठा करते भी थे, यहीं ऑफिस भी थे भाई, ठीक है, क्योंकि यहीं से चीज़ें निर्यात हो रही हैं। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। कंपनी ये चाहती थी, ये सोचती थी कि जैसे मान लीजिए जो व्यापार जब फैला तो कंपनी चाहती थी कि हमें ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े, चीज़ों को दूर से लाना ना पड़े। जो भी सौदागर हैं, जो व्यापारी हैं, वो कंपनी के आसपास ही आकर के बस जाएं, जिससे कि समय पर उनसे जो भी माल है वो लिया जाए, सेल किया जाए, है ना। बहुत ज़्यादा समय इसमें लगे ना, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें, फ़ोन वगैरह था नहीं कि फ़ोन से बात हो रही है, तो उसमें आने जाने में समय लग जाता था, ये सब चीज़ें थी। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँव की जिम्मेदारी भी खरीद ली थी। इनमें से एक गाँव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बन गया, ठीक है। कलकत्ता पहले कालीकाता था, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे, कि भाई जो कंपनी है वो टैक्स ना दे, पैसा ना दे, अपना व्यापार करती रहे। इसके लिए उसने औरंगजेब को मना लिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि हमको व्यापार करने का यहाँ पे जो है व्यापार करने दीजिए, हमसे कोई पैसा ना लिया जाए, है ना, कोई टैक्स ना लिया जाए, कुछ भी नहीं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने, रियायत यानी कि छूट, और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। हमको ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें मिल जाएं, छूट मिल जाए, है ना, किसी प्रकार का कोई हमें पैसा ना देना पड़े, कोई टैक्स ना देना पड़े, और ये सब चीज़ें, ठीक है। और फिर क्या हुआ, देखिए उदाहरण की अगर बात कर लें तो उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, कि भाई उन्होंने औरंगजेब से ये फरमान जारी करवा लिया कि हमें किसी प्रकार का शुल्क ना देना पड़े और व्यापार हम करते रहें। तो ऐसा औरंगजेब ने उनको परमिशन दे दी। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें ये छूट नहीं थी,
कंपनी को तो थी, लेकिन कंपनी के जो अफसर थे वो जब अपना अलग अलग व्यापार जो चला रहे थे उन्हें इस प्रकार की छूट नहीं थी, है ना। तो ये चीज़ है। लेकिन अब भाई जैसे पूरा स्टाफ कहीं पे काम कर रहा है, ठीक है, और वो स्टाफ पूरी एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, तो संस्था को तो छूट मिलेगी, जो संस्था को छूट मिलेगी वो आपको अलग अलग थोड़ा ना मिल जाएगी, है ना। अब तुम अलग से अपना कोई काम कर रहे हो, उसके लिए अगर तुम छूट चाहते हो, रियायत चाहते हो, अपना वो जो संस्था को परमिशंस मिल रही हैं वो तुम चाहते हो, वो नहीं हो पाएगा, वो यहाँ पे भी नहीं हुआ। ओके, तो निजी तौर पर प्राइवेट तरीके से जो व्यापार चलाते हैं उन्हें कोई छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया कि हम इस कंपनी में काम करते हैं, अपने कंपनी को छूट दी है, कंपनी से कोई व्यापार पैसा नहीं ले रहे हो, हमसे भी शुल्क हम भी नहीं देंगे। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते भैया, बिल्कुल करते, ठीक है। फरमान क्या होता है, फरमान जैसे हमने एक शाही आदेश होता है, एक ऑर्डर होता है जो आप पास करवा लेते हो। यहाँ पे एक फोटो है, आप ये देखिएगा, मद्रास के जहाज। अच्छा, बहुत मुझे लग रहा चैप्टर जो हमने इसको पढ़ा था तो मुझे लगा बच्चे बोर हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, चैप्टर कुछ खास नहीं, अच्छा है, बोरिंग नहीं होंगे, आप आराम से पढ़ते रहिए। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, ये आप देख पा रहे हैं, ये नौकाएं हैं, ठीक है। ये क्या है, मद्रास के जहाज हैं, जहाज़ों से सामान ला रही हैं नौकाएं, ये वहाँ की स्थानीय नौकाएं हैं। विलियम सिम्पसन के द्वारा बनाया गया चित्र है 1867 का। ओके, इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, व्यापार से युद्ध तक कैसे कहानी पहुंची। भाई चल करने आए थे व्यापार, होने लगा युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव की फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, बढ़िया राजसी ठाट बाट है, इनके पहले भी थे। व्यापार से युद्धों तक की बात हो रही है। देखिए, 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था, ठीक है। कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच टकराव बढ़ गया कि भाई बंगाल के लोग कह रहे, कंपनी से कह रहे हैं कि भाई हमको इस तरीके की ये चीज़ें चाहिए, टैक्स चाहिए और शुल्क चाहिए, वो ये लोग देने से मना कर रहे हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, ठीक है। ये सभी शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया कि ऐसा है, जो तुम्हें पहले छूट मिल रही थी अब वो रियायतें तुम्हें वो छूट नहीं मिलेगी। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। अगर हम आपको व्यापार करने का अधिकार देंगे तो आपको भी हमें कुछ देना होगा। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया, आप सिक्के नहीं ढाल सकते, और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया कि आप अपनी किलेबंदी को नहीं बढ़ा सकते। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है, ठीक है। बंगाल ने क्या कहा, बंगाल ने बहुत सारे, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उससे कंपनी ने परमिशन भी लिया था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो बहुत सारे लोगों ने, वहाँ के जो शासक थे उन्होंने भी इन सब चीज़ों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो है, जो कंपनी जो अपना किलेबंदी कर रही थी उसको भी रोक दी, है ना, धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया और कहा कि जो है कि बंगाल सरकार की राजस्व वसूली भी कम होती जा रही है, नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, जैसा मैंने पहले कहा, ठीक है, टैक्स चुकाने को तैयार नहीं हो रही थी। इसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास भी किया, ठीक है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। आप ये जो हमसे टैक्स मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, है ना, हमारी जो किलेबंदी रोक रहे हैं, इससे क्या है कि जो हमारी कंपनी है, कंपनी का व्यापार जो है वो हमारा तबाह हो रहा है भैया, ठीक है। ये जो आपकी मांगे हैं बेतुकी हैं, इनका कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है, फालतू की मांग कर रहे हो तुम हमसे। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, हमसे टैक्स ना ले, हमें फ्री में व्यापार करने का अधिकार दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। अगर हम व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें अपनी आबादी बढ़ानी होगी, लोगों को, गांवों को अपने अधिकार में लेना होगा, अपने किले के अंदर लेना होगा। जब हमारे पास लोग बढ़ेंगे तो हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। आबादी हमारी जब बढ़ेगी तो गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा, गांव को खरीद लेंगे, गांव को अपने अधिकार में ले लेंगे। हमारे पास संख्या ज़्यादा होगी लोगों की तो हम अपना व्यापार बढ़ा पाएंगे, लोगों से, दूसरे जो अपोजिट लोग हैं उनसे हम लड़ भी पाएंगे क्योंकि हमारे पास ताकत ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा होंगे। इस चक्कर से कंपनी ये सब सोच रही थी। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति
प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आएगा कठपुतली, और कठपुतली का मतलब पहले समझ लीजिए, फिर जब वर्ड आएगा तो यहाँ तक आना नहीं होगा। कठपुतली यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। अरे यार तुम तो उसकी कठपुतली हो, उसके हाथ की कठपुतली हो, वो जब चाहे तुम्हें जहाँ भेज देता है, तुम्हें अपने इशारों पे नचाता है। इस तरीके से कठपुतली का यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ तक बात हो गई। नवाबों और अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया गया। अच्छा, ये बात हो गई थी। ये जो टकराव थे दिनों दिन गंभीर होते गए। टकराव की परिणति प्लासी का युद्ध हुआ। आइए प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थोड़ा क्या, चैप्टर पूरा ही पढ़ना है हमको। ठीक है, और अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, कोई कुछ खास नहीं है, बोरिंग। प्लासी का युद्ध कैसे हुआ? 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई 1756 में, फिर उसके बाद जो सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब बन गए। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था कि यार इसके पास ताकत बहुत है ना, शक्ति बहुत है, ये पावर में है, ऐसा ना हो हमारी कंपनी को अस्त व्यस्त कर दें, हमारे व्यापार को ख़त्म कर दें। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जिससे जो उसे व्यापारी रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। देखिए सिराजुद्दौला क्या था, एक नवाब था, ताकतवर था, लेकिन कंपनी ये चाहती थी कि हमें एक ऐसा नवाब चाहिए, हमें जो है बंगाल का एक ऐसा नवाब चाहिए जो हमारे इशारों पर काम करे, हमें व्यापारी रियायतें दे, हमसे शुल्क ना ले, टैक्स ना ले, और जो सुविधाएं चाहिए वो भी हमको दे, आनाकानी ना करे, जिसको हम अपने इशारों पे नचा सकें, ऐसा नवाब चाहिए। लेकिन नवाब सामने सिराजुद्दौला है जिसका डर कंपनी को बहुत था। कंपनी ने एफर्ट किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। जो सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी हैं, जो उसके अपोजिट में है, उसमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिल पाई। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। ठीक है, जो हमारी राजनीतिक कंडीशन है, ठीक है, उसमें कंपनी हस्तक्षेप ना करे, इंटरफेयर ना करे, नहीं तो कहानी खराब हो जाएगी। किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। बंगाल ने कह दिया, सिराजुद्दौला ने कह दिया कि ऐसा है, ये दुनियादारी खत्म करो, टांग अड़ाना बंद करो, हमारे मामले में जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, अपनी ये जो किलेबंदी कर रहे हो इसको रोको। ठीक है, गांव को अधिकार में मत लो, अपना बाकायदा अपना टैक्स चुकाओ, राजस्व चुकाओ, तभी अपना व्यापार कर पाओगे। तुम लोग कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। ध्यान दीजिए, जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने क्या किया, कासिम बाजार में स्थित जो इंग्लिश फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, उस पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। नवाब की जो फौज थी, बड़ी फौज थी, भाई नवाब शक्तिशाली था सिराजुद्दौला, तो उसने क्या किया, अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। ठीक है, इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का भी रुख कर लिया। तो इतनी बात समझ में आई। कंपनी ने क्या किया, इतना सब करने के बाद फिर जो है कंपनी के जो कलकत्ता में स्थित किले थे उन पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर दिया कि चलो भैया अब उधर चल के उधर जो है इनका जो कुछ मामला इन्होंने फैला रखा है उसको अपने कब्जे में लो। ठीक है, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया कि चलो अब भैया हम लोग भी चढ़ाई करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि ये नेता थे। ठीक है, अच्छा इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या आप जानते थे, क्या आप जानते थे कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलाशी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। अंग्रेजों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है हमारा। इस जगह को पलाशी, यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे पलाश के फूल
बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। हम खूब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया गया। ठीक है, जब सेनाओं को रवाना कर दिया गया तो इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। कुर्सी का चक्कर भैया, कुर्सी का चक्कर। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने कह दिया मीर जाफर तुम ऐसा है, हमारे साथ आ जाओ, सिराजुद्दौला को ख़त्म करके तुम्हें वहाँ का नवाब बना देंगे। और कुर्सी किसको प्यारी नहीं लगती। और जो है कि मीर जाफर ने क्या किया, सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया। ठीक है, और अंग्रेज़ों के साथ जा मिले। यहाँ पे सिराजुद्दौला की पिक्चर आप देख पा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे एक आप ये जो देख पा रहे हैं न्यायालय टाइप का है, महान्यायालय कक्ष है ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट का। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई तो क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने, मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया। चलिए, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। और भैया जीत हो गई सिराजुद्दौला। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। ठीक है, जो पहले उसका साथी हुआ करता था उसको मरवा करके अपने आप गद्दी पर बैठ गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था कि बस हमारा व्यापार किसी तरीके से फैलना चाहिए। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। अगर बिना लड़ाई लड़े काम हो रहा है तो फिर किसी राज्य को सीधा अपने कब्जे में लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। नवाब तो तुमने अपने हिसाब का बना लिया, ठीक है, मीर कासिम को, लेकिन वो जो नवाब है वो भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलेगा क्योंकि अब उसके पास कुछ थोड़ी बहुत पावर आ गई है। ओके, वही कहते हैं ना कि जो है कि जिसको तुमने चलना सिखाया अब वो जो है कि आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था कि भाई अगर हम इनके सहारे चलेंगे, इनके इशारे पर नाचेंगे तो हमारी जो प्रजा है वो हम पर हंसेगी, है ना, और इससे हमारी बेइज्जती भी होती है। तो फिर कंपनी क्या करती है यार, चारों तरफ समस्या है, उसको हमने बैठा दिया जो है कि गद्दी पर, अब वो भी हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे देखिए, पहले है मीर जाफर, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में जो हुई उसमें उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया, मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। ये सब चल रहा था। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। नवाब खुद है पैसा कंपनी को दे रहा है, जबकि नवाब था तो कंपनी से लेता, है ना, जिस तरीके से उससे पहले सिराजुद्दौला ले रहा था। हालांकि उसको मिला नहीं, कंपनी ने देने से मना कर दिया, लेकिन यहाँ पे खुद नवाब दे रहा है। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी कि भैया और पैसा दो हमको, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी कि हमें और इलाका मिल जाए, लोग मिल जाएं, हमारी और कमाई हो। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना
पड़ेगा। अब हम किसी को नवाब नहीं बनाएंगे, हम खुद कुर्सी पर बैठेंगे, हम खुद शासन चलाएंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। भाई जब दीवानी मिल गई, ठीक है, अधिकार मिल गया, तो कंपनी को बंगाल का जो विशाल राजस्व था, जो संसाधन थे, उन पर भी कंपनी ने अपना कंट्रोल कर लिया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या यहाँ पे हल हो गई थी, जो वर्षों से चली आ रही थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ रही थी, जो चीज़ें ब्रिटेन से आई थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी जिसे वो बेच पाए। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। प्लासी की जब जंग हुई तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन से जो सोना आ रहा था वो उसकी निकासी कम होने लग गई, और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब उनको दीवानी मिल गई थी, अब वो ब्रिटेन से सोना नहीं ला रहे थे। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी। अब भाई कंपनी, अब उनका खुद का अधिकार हो गया, कोई झंझट नहीं है, पैसा आ रहा है, अब वो यहीं से अपना सूती और रेशमी कपड़ा खरीद रही थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी, कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। अब सब काम कंपनी यहाँ पे कर सकती थी क्योंकि अधिकार उनके हाथ में आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे नवाब की शिकायतें हैं कुछ, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लागत उठा सकती थी। अब ये देखिए, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। चलिए यहाँ से समझते हैं चीज़ों को। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। ठीक है, पहले ना सत्ता थी ना ताकत थी, दूसरों के सारे काम करना पड़ रहा था। ठीक है, जब देखो तब नवाब इनको हड़का रहे थे, लेकिन अब जो है अब सब कुछ इनके हाथ में है। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। अब नई समस्या शुरू हो गई कि भाई एक कंपनी ने क्या क्या अपना स्टाइल, अपना जो है स्वामित्व स्थापित कर लिया, लेकिन अब कंपनी का हर कर्मचारी छोटा बड़ा अपने आप को नवाब समझ रहा था, है ना, नवाब की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा, हम भी नवाब हैं। ये तो और कहानी खराब हो गई। ठीक, फिर क्या हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। देखिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे ये कहा जाना, बंगाल के जो असली नवाब थे उनको ये कहा जाने लगा, इसके लिए उनको प्रेशर दिया जाने लगा कि अब तुम लोग कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन दो भैया, और बहुत सारा पैसा भी दो। ठीक है, खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास चेन्नई आया था, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। कहाँ से आया था ये इंग्लैंड से आया था। कहाँ, चेन्नई। कब, 1743 में। जब ये आया तो उसकी उम्र केवल 18 साल थी, रॉबर्ट क्लाइव की। और 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत कितनी है, 40,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,01,102, यानी कि 4,11,02 पाउंड के बराबर थी। ठीक है, दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंप दिया गया। क्या है, गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे क्या हुआ, कंपनी के भीतर जो भ्रष्टाचार फैल गया था उसको खत्म करने का काम सौंप दिया गया कि भैया कंपनी में जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठीक है, उसको किसी तरीके से खत्म करो, है ना। हर आदमी अपने आप को नवाब समझ रहा है, हर आदमी अपना जेब गर्म कर रहा है, ठीक है, अपनी अलग से संपत्ति बना रहा है, दैट इज़ नॉट फेयर। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। चला था सफाई देने, यानी कि चला था चीज़ों को साफ करने, खुद उनमें मिल करके गंदा हो गया। ठीक है, खुद भ्रष्टाचार के आरोप में वो उसको सफाई देनी पड़ी।
सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे कि इतनी संपत्ति उसने इकट्ठा कर कैसे ली, है ना। तो सरकार इस पर बड़ा संदेह था उसको, ठीक है। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा उसने भ्रष्टाचारी में उसने कमाया हो, बाद में अपने आप को माफ़ ना कर पाया हो, है ना। ये भी तो चीज़ें होती हैं। आत्महत्या कर ली उसने। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा, क्योंकि भाई जांच हो नहीं पाई पूरी। पता नहीं कौन इसमें ईमानदार था, कोई कौन बेईमान था, कौन भ्रष्ट था, क्योंकि पहले ही वो निपट गए। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं, ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर कर पाएं, बस इतना वो चाहते थे, ठीक है। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। क्या कहते थे? जो लोग जीते जी ब्रिटेन लौट गए, धन दौलत कमा करके चले गए, ठीक, वहाँ उन्हें जो है इंग्लैंड में जब वो लोग चले गए, ब्रिटेन चले गए, तो उन्हें वहाँ नवाब कहा जाता था। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। हमारा भारतीय शब्द है नवाब, वहाँ जान के नवाब हो गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे कि ये लोग जो है कि रातों रात ऊपर उठ गए, है ना। भारत जाकर के उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। इतनी बात क्लियर होती है? ठीक है, चलिए। क्लास आपकी लंबी होने वाली है, आराम से समझते चलिए। मैं चाहता तो फास्ट भी पढ़ सकता था, लेकिन आप एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो रही है, पूरी कहानी आप यहाँ पे समझ रहे हैं आसानी से, है ना। कंपनी का फैलता शासन, अब यहाँ से चीज़ों को समझिए भाई। अगर हम 1757 से 1857, ये जो 100 साल हैं, इनके बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे के प्रोसेस को देखें, किस तरीके से भारतीय राज्य जो है कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर, कंपनी जो है वो भारत के राज्यों पर किस तरीके से अपना कंट्रोल कर रही है, उसको देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला अक्सर नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया। भाई आप कहीं भी जाकर के डायरेक्ट कोई भी जो है हमला नहीं करता है, डायरेक्ट कोई चोरी नहीं करता है। उससे पहले वो वहाँ की जो है कि बहुत गहराइयों से जांच पड़ताल करता है। तो वही कंपनी ने भी किया। पहले जो है राजनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। क्या कर दिए सर? रेजिडेंट तैनात कर दिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा रेजिडेंट की ताकत क्या होती है ये समझ लीजिए। अब जैसे रेजिडेंट अगर शब्द आया है तो रेजिडेंट की ताकत क्या होती है? कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। रियासत का जो राजा होता था उसे रेजिडेंट कहा गया। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा यानी कि निर्देश के तहत काम करने की छूट दे देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है, यानी कि जब तक जो वहाँ का राजा होता है, जब तक वो अधिकारों के हमारे अधीन काम करता है, हमारे अधिकारों के अंदर रहता है, और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है तब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव उथल पुथल पैदा हो जाते हैं। तो ये वही है रेजिडेंट, है ना, जो कि रियासत का राजा होता है। ओके, चलिए, तो यहाँ भी रेजिडेंट शब्द आया, हमने उसको समझ लिया। देखिएगा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रेजिडेंट जो है वो क्या कर दिए, तैनात कर दिए। ओके, ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था, ठीक है। बक्सर की लड़ाई हुई,
कंपनी ने भारतीय रियासतों में क्या किया, रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये जो रेजिडेंट थे ये कंपनी का हित चाहते थे, उसकी रक्षा करते थे। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। ठीक है, ओके। कंपनी के जो अधिकारी थे, जो भारतीय राज्य थे, इनके जो भीतरी मामले थे उनमें भी ये लोग इंटरफेयर करने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे कि सब कुछ हमारे अधीन हो जाए। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, यानी कि अब तुम जो है जिसने भी कंपनी के अधिकारों को मान लिया, कंपनी की बात को मान लिया, वो अब अपनी खुद की सेनाएं नहीं रख सकता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। ठीक है, अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इस आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि अब जो है हम तुम्हें सुरक्षा दे रहे हैं, तुम्हें क्या करना होगा, अपनी तरफ से अपना जो भी इलाका है वो हमें सौंपना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक पिक्चर और है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें ये कहा गया है, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सुजाउद्दौला सुजाउद्दौला हैं और ये चित्र टिली कैटल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन गए थे, लेकिन यहाँ वो रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से, हालांकि इनका अधिकार छिन गया है लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई कमी नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की बात करेंगे हम यहाँ से। शेर ए मैसूर भी इनको कहा जाता है। किसको? शेर ए मैसूर किसको कहते हैं? टीपू सुल्तान को। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 तक रहा। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, यानी कि टीपू सुल्तान के पिताजी थे हैदर अली, और जो टीपू सुल्तान है इनका शासनकाल 1782 से 1799 तक रहा। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। ठीक है, ये जो टीपू सुल्तान था ये जो है कि नेतृत्व कर रहे थे, तो इस वजह से मैसूर काफ़ी ताकतवर हो गया। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के कंट्रोल में था। जो मालाबार तट के किनारे जो व्यापार होता था वो मैसूर रियासत के कंट्रोल में था, और मैसूर रियासत जो है वो उसका नेतृत्व कर रहे थे टीपू सुल्तान, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। कंपनी काली मिर्च और इलायची कहाँ से खरीदती थी? मालाबार तट से। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। किसने? टीपू सुल्तान ने। कब? 1785 में। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया कि ऐसा है, तुम लोग कंपनी के साथ अपना कारोबार मत करो। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी कर लिया। कौन? टीपू सुल्तान की पिक्चर आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। चलिए फिर अगला एक नेक्स्ट एक फ़ोटो है, इसको समझिए। देखिए, कहता है टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। टीपू सुल्तान के जो बेटे हैं इनको बंधक के रूप में ये है कॉर्नवालिस, इनके सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म के द्वारा बनाई गई ये फ़ोटो है। कंपनी की फ़ौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया। कंपनी की जो फ़ौज थी उसको हैदर अली और टीपू सुल्तान ने। लेकिन 1792 में मराठों
हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसी दृश्यों की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिनमें अंग्रेज़ों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी, क्योंकि चित्रकार भी तो ब्रिटिश ही थे, है ना। वो अपनी वाहवाही करने के चक्कर में लगे रहते थे। चलिए समझिए, सुल्तान टीपू सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए, क्योंकि वो जो है कि वहाँ के स्थानीय जो सौदागर थे उनको भी कंपनी के साथ कारोबार करने से मना कर दिया। कंपनी घाटे में जा रही थी, कंपनी को यानी कि फिर वही अड़चने आने लगी। तो इससे अंग्रेज सुल्तान इनके ये जो कदम थे, अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई दे रहे थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को कंट्रोल करना और कुचलना जरूरी है। इनको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, कुचलेंगे नहीं, तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। मैसूर के साथ में अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, 1767 से 69 तक, 80 से 84 तक, 90 से 92 तक और फिर 99 में। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिल गई। ठीक है, कंपनी को सफलता कब मिली? श्रीरंगपट्टम की जो आखिरी जंग हुई थी उसमें कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का जो राजकाज था पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। वेरी गुड। यहाँ पे एक फ़ोटो है, इसको आप देखिएगा, जिसमें जो एक शेर है वो एक व्यक्ति के ऊपर लेटा हुआ है। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई अंग्रेज दिखाई दे रहा है, टोपी भी लगाए है। इसके ऊपर ये शेर इसको खाने का प्रयास कर रहा है। ये टीपू का खिलौना है शेर। क्या है? ये असली शेर नहीं है, ये खिलौना है टीपू सुल्तान का। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। ये मशीनी खिलौना है, यानी रिमोट से चलने वाला कह सकते हैं। इसमें ये नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। अब ये खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। कहाँ रखा है? ये लंदन में स्थित जो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम है वहाँ रखा है। ये खिलौना आज भी है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। ठीक है, यहाँ पे टीपू सुल्तान की एक कहानी है जिसमें ये बताया गया कि उनको शेर मैसूर क्यों कहा जाता है। ये कहानी में ये कहा गया है कि टीपू सुल्तान एक बार जंगल में गए, वहाँ जब उनके सामने शेर आ गया तो उनकी जो बंदूक थी, उनके जो हथियार थे वो भी काम नहीं किए, गिर गए और शेर ने टीपू सुल्तान पर जब हमला कर दिया तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, शेर को जो है कि उससे लड़ते रहे और अपने हथियार भी उठा लिए, है ना, और उससे फिर मुकाबला किया। आखिरकार जो उनकी कटार थी, हथियार थी, वो भी टीपू सुल्तान ने अपने उठा लिए जो गिर गए थे। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। अब मराठों से लड़ाई कैसे हुई, चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्लास है, बस थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। देखिए, 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 18वीं शताब्दी के आखिर में यानी कि कंपनी ये चाह रही थी कि जो मराठी हैं इनकी ताकत को भी काबू में किया जाए और इनको ख़त्म किया जाए। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसके बाद उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की जो बागडोर थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी कि जो सर्वोच्च मंत्री होता था उसके अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी कि राज्यमंडल के सदस्य हुआ करते थे, यानी सदस्य थे। पेशवा जो था वो इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। कौन? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। एक के बाद एक कई युद्धों से कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक के बाद एक युद्ध होते चले गए और कंपनी ने मराठों को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ।
पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए, यानी कि काफ़ी ज़मीन उनके कब्जे में आ गई। लास्ट में 1817-1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, यानी कि अब यहाँ से जो है कंपनी अपना फुल कंट्रोल में आ चुकी थी। अब सर्वोच्चता का दावा कैसे करती है? इस प्रकार जो भी ऊपर स्पष्टीकरण दिया गया है, 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी, यानी क्षेत्रीय लेवल पर उसका विस्तार होना चाहिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर के 1823 तक गवर्नर जनरल रहे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। सर्वोच्चता की नई नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है, ऐसा कंपनी दावा करती थी। अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी कि हम जो है भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करेंगे या हम उनको अधिग्रहण करने का अधिकार, धमकी देने का अधिकार हमारे पास है। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर यानी कि कर्नाटक में के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। ध्यान दीजिए, जब अंग्रेजों ने जो है कि कर्नाटक के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। फिर क्या हुआ भाई? 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 29 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित यानी कि कर्नाटक में स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा, है ना। गरीब चौकीदार था लेकिन प्रतिरोध उसने जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में अभी भी आगे भी पढ़ेंगे जो ये सब देखने को मिला। ये ऊपर लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं जिनकी फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, नीचे कित्तूर यानी कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा जो है वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चलिए अब यहाँ से चीज़ों को हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये जो नीचे फ़ोटो है महाराजा रणजीत सिंह का दरबार यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। चलिए समझिए, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। यहाँ से आगे समझते हैं। देखिएगा 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे कि हम अगर उस पर अपना नियंत्रण ले लेंगे तो जो रूस है उसका प्रभाव इतना नहीं देखने को मिलेगा और हम बच जाएंगे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। प्रत्यक्ष रूप से नहीं था लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से अपना शासन उन्होंने स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल यहाँ नहीं गलने दी, उनके शासन को स्थापित नहीं होने दिया। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और लास्ट में 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया लगभग 10 साल बाद, ठीक है। फिर क्या हुआ? विलय नीति की अगर बात करें तो अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली, ठीक है।
लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विनय नीति का नाम दिया गया। ठीक है, विलय नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। ये सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। उसकी जो रियासत होगी, उतना उसका जो भी क्षेत्र होगा, जो भी राज्य होगा, वो कंपनी के अधीन आ जाएगा, यदि उसका कोई वारिस पुरुष नहीं है तो। ठीक है, उत्तराधिकारी नहीं है तो। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों के हाथ में क्या हुआ? चली गई। ठीक है, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। हम आपको जो है नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। एक नई कहानी उन्होंने गढ़ी। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। इतनी बात हुई। यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का दरबार आप देख पा रहे हैं, संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? दो पिक्चर है। भारत 1797 में कैसा था, 1840 में क्या हो गया। कहने का मतलब है इसमें जो येलो कलर आप देख पा रहे हैं ये ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र था। सिर्फ इधर आपका ये बनारस, कोलकाता और इधर ये थोड़ा सा हैदराबाद, फिर यहाँ हल्का सा मद्रास थोड़ा बहुत आ जाता है और ये क्षेत्र इसमें आ जाता है जिसमें ब्रिटिश शासन था। ओके, बाकी ये जो रेड कलर आप देख पा रहे हैं ये वो क्षेत्र है जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1840 के लगभग क्या हुआ कि अब ये देखिए कितना फैल गया येलो कलर। इसका मतलब है कि यह अब हर जगह यहाँ पे जो है ब्रिटिश का शासन स्थापित हो गया था। रेड कलर जो बचता है यहाँ पे ब्रिटिश, ये वो क्षेत्र है जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। जो पहले मैसूर बचा हुआ था, अब वो मैसूर यहाँ पे हल्का सा बचा है, इसके चारों तरफ ब्रिटिश का शासन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये पूरा एरिया कलकत्ता, बनारस है ना, लखनऊ आ गया, इधर दिल्ली का क्षेत्र आ गया, इधर ये गोवा है, बनारस है, ये सारा क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। फिर क्या हुआ, 1857 में क्या था, अब और ज़्यादा ब्रिटिश का शासन फैल गया। अब इधर ये सब चारों तरफ इधर है, पूना है, बड़ौदा है ना, दिल्ली, लाहौर, काठमांडू, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, ये सारा क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं इसमें दिखाई गई हैं। आगे बढ़िए, अब नए शासन की स्थापना की बात करेंगे। देखिएगा नए शासन की स्थापना, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, समझते चलिए। देखिएगा गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसने कंपनी की ताकत को फैलाने का काम किया। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। कितनी? 3। कौन कौन? बंगाल, मद्रास, बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा कि 1772 से एक क्या हुआ कि नई व्यवस्था स्थापित की गई। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ठीक है, कब से ये प्रावधान किया गया? ये आपका 1772 से जो एक नई व्यवस्था स्थापित हुई थी वहाँ से ये प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे।
फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। ध्यान दीजिए, जो फौजदारी अदालत थी ये काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी और मुफ्ती क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है। काजी का मतलब एक न्यायाधीश होता है। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। जो ये मुफ्ती व्याख्या करता था, न्यायाधीश उसी के बेस पे फैसला सुनाता था। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आप देख पा रहे हैं, ये न्यायालय है। वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा यहाँ पे दायर हो गया है और आरजी पोलार्ड के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया कि इसने बंगाल का शासन ठीक तरीके से नहीं चलाया है। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो कि 7 साल चला। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। चलिए, तो यहाँ पे काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत काम होता था, अंतर्गत आती थी, यानी कि जो फौजदारी अदालतें थी वो अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। भाई, धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, उस स्थान के हिसाब से, वहाँ की संस्कृति सभ्यता के हिसाब से अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1785 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया कि ये जो अलग अलग तरीके से व्याख्या होती है ये व्याख्या एक होनी चाहिए। ठीक है, हर जगह एक होनी चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने 1775 में 11 पंडित इकट्ठा किए। NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। भारतीय जिले में जो कलेक्टर है ये सबसे बड़ा पद होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। मुख्य काम क्या था? लगान इकट्ठा करना, टैक्स को वसूलना। और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना ये कलेक्टर का काम होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया गया। इतनी बात क्लियर होती है। अब कंपनी की फौज की बात कर लेते हैं। बस 3 पेज आपके और बचे हैं, फिर आपकी क्लास एंड हो जाएगी। थोड़ा सा लास्ट रह गया, इसको समझ लीजिए। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। किसमें? सैनिक ताकत में। मुगल फौज मुख्य रूप से सवार यानी कि घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सेना थी। मुख्य फौज जो थे मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी जिनके पास शस्त्र थे। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही भी मुहैया कराते थे। इतनी बात क्लियर होती है। ये जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, धर्मशास्त्र के आधार पर अलग अलग व्याख्या होती थी, तो ये धर्मशास्त्र क्या होता है? देखिए, संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार जो कि घुड़सवार है, मस्केट का मतलब यहाँ पे पैदल सिपाहियों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती थी, उसको मस्केट कहा गया है। मैच लॉक क्या होता है? शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसे मैच लॉक कहते हैं। मैच लॉक। इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ तक हमने इसको समझा, मुहैया कराते थे।
18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो ये सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। अंग्रेज अपनी सेना को आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी कि तोड़ेदार बंदूक और मैच लॉक से लैस होते थे। इनके पास ये सब चीज़ें होती थी। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और फिर क्या हुआ, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। ठीक है, यहाँ पे जो चित्र है, कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार है। एक अज्ञात भारतीय चित्रकार के द्वारा बनाया गया ये चित्र है 1780 का। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। फिर क्या हुआ देखिएगा, सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे, है ना भाई। यहाँ पे कई बार उनकी जाति और समुदाय की जो भावनाएं थी उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। लोग ये सब कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? ये तो नहीं हो सकता। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। बाकी आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। निष्कर्ष की अगर यहाँ पे बात कर ली जाए और देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। किस तरीके से कंपनी एक छोटा सा व्यापार करने के तौर पर आई थी, धीरे धीरे उसकी नीयत खराब हुई, उसने जो है कि गाँव को अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। किस तरीके से उसने युद्ध शुरू कर दिए, लोगों से लड़ना शुरू कर दिया, है ना, नवाबों को अपने अंडर लाने का काम शुरू कर दिया। कितनी सारी चीज़ें उसने अपनाई, है ना। और वो चाहती थी पूरे पूरे गाँव अपने अंडर आ जाएँ, फिर हम और ज़्यादा अपने व्यवसाय को फैला सकेंगे, है ना। किस तरीके से उसने शुजाउद्दौला, टीपू सुल्तान, इन सब चीज़ों से कैसे वो लड़ी। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। अब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की क्लास जो हमने पूरी क्लास कवर की और 67 मिनट्स की ये क्लास हुई है। और इसके बाद जो चैप्टर 3 है वह भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। और क्लास कैसे रही आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत से आप तक ये क्लास पहुंचाई जाती है, उसके बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, आप पढ़ते रहिए, लाइक होते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।